नमस्कार दोस्तों आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। ये पराक्रम दिवस जिस शख्सियत को समर्पित है, जिसकी स्मृतियों को समर्पित है, आज उनकी जन्मतिथि भी है और ये शख्सियत हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल उसी अंदाज में सिर्फ नेताजी तक सिमट के इनकी पहचान, जिस अंदाज में हमने बापू के लिए राष्ट्रपिता का नाम एक दर्ज कर लिया और जिस तरह से हमने बाकी जो अन्य शख्सियतें हमारे देश की बड़ी बड़ी उनके साथ छोटा छोटा एक पहचान के लिए एक सूत्र बना दिया, तो इनकी जो पहचान है वो नेताजी के रूप में है। और नेताजी की ज़िंदगी पूरी की पूरी मित्रों रोमांच से भरी हुई ज़िंदगी है और पराक्रम जो है वो हर कदम पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा है। आप कैसे ये मानेंगे कि एक शख्स ने पराधीन भारत की स्वाधीन सरकार की स्थापना जबकि विदेश में रहकर, तो सरकार को विश्व के 11 देशों ने मान्यता घोषित कर दी। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि किसी भी दूसरे देश में जाकर अपने देश की अस्थायी सरकार का निर्माण करना और उसके बाद 11 राष्ट्रों के द्वारा उसको मान्यता दिलवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो 11 राष्ट्र थे मित्रों, ये भी ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्र महत्वहीन थे। इसमें जापान भी था, इसमें अन्य बहुत सारे देश थे, बर्मा की सरकार भी थी। और इसके बाद इन्होंने, आप ये मान के चलिए कि इम्फाल और अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूह इनको दे दिए गए थे कि ये आपकी आज़ाद हिंद जो सरकार बनी है ये उसका मुख्यालय है और ये उसकी संपत्ति है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स ICS की महत्वाकांक्षा लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करता है और उसमें उच्च स्थान पर रहता है, प्रथम स्थान पर रहता है और उसके बाद ICS में जाने के स्थान पर वो प्राथमिकता देता है देश की स्वाधीनता के संग्राम को। और मित्रों ये भी एक दिलचस्प जानकारी आपसे बांट लूँ कि इनको महात्मा गांधी से मिलने की जो प्रेरणा थी वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं दी थी। गुरुदेव ने कहा था कि देश के लिए कुछ करना है तो उससे मिल लो और मिल के काम करो। उसका रास्ता जो है वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, सत्याग्रह का रास्ता है। तुम्हें वो रास्ता ठीक लगे तो वो चुनो, या तुम अपना रास्ता स्वयं भी तय कर सकते हो, अपना मार्ग। लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जूझने की ताकत, जूझने की ऊर्जा, जूझने की प्रेरणा तुम्हें मिलेगी, वो उस शख्स से मिलेगी। मित्रों उस वक्त के लोग कैसे थे, ये बड़ा कई बार आश्चर्य भी होता है कि जब कांग्रेस के चुनाव हुए, एक बार वार्षिक चुनाव होते थे, अध्यक्षीय चुनाव, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस को उनके समर्थकों ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा। लेकिन महात्मा गांधी बहुत सारी बातों से असहमत थे वैचारिक स्तर पर और उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया नाम के एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि नेताजी के खिलाफ ये पट्टाभी सीतारमैया, ये मेरे कैंडिडेट, मेरे उम्मीदवार की स्थिति में उस पद के लिए चुनाव लड़ेगा और मैं इसको उतार रहा हूँ अपनी वैचारिकता के साथ। चुनाव हुआ, नेताजी चुनाव जीत गए। महात्मा गांधी का जो नॉमिनी था, जो उनका जो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने वाला पट्टाभी सीतारमैया, चुनाव हार गया। लेकिन इससे आस्थाओं में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सबसे बड़ी बात जिसकी और आपका संकेत दे रहा हूँ, जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ विशेष रूप से, कि जब आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना नेताजी ने की तो आज़ाद हिंद फ़ौज की जो पहली ब्रिगेड थी उसका नाम गांधी ब्रिगेड रखा गया। तो ये लोग कितने ऊंचे कद के लोग थे कि किसी भी वैचारिक दुराव या मतभेद को, जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों का प्रश्न था, उन पर अधिमान नहीं देते थे। राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की स्वाधीनता, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर इन लोगों के जहन में सवार था। मित्रों, ये आसान नहीं होता कि अपने देश से, कारावास से भागकर
वेश बदलकर बाहर जाना, विदेश में और विदेश में जाकर एक अलग से सेना खड़ी कर लेना और आज़ाद हिंद सेना का जो गठन है, ये अपने आप में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, ऐसा प्रयोग था जो अभिनव माना जा सकता है कि आज तक विश्व में ऐसी क्रांति की परिकल्पना और ऐसे जूझने की प्रक्रिया को अपनाने वाली बात शायद हमें मिसाल के तौर पर और कहीं ना मिले। मित्रों, बहुत सारी बातें, ज़िंदगी इनकी इतना लंबा अध्याय है जीवन का कि उसको अगर आप दोहराने लगेंगे तो इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। आज सिर्फ इतना है कि ये आदमी कितना बड़ा था जिसकी मृत्यु पर आज भी देश का विशाल बहुमत विश्वास ही नहीं करता। अब नेताजी होते भी तो अब किस उम्र के दौर पे होते, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। गुरुदेव गए, गांधी जी गए, उनके जितने समकालीन थे सारे के सारे जा चुके हैं और हम अब तक परिकल्पना में, अपनी कल्पनाशीलता में हम लोग, हमारे में से करोड़ों लोग जो हैं, हमारे देश के 130 करोड़ में से अभी भी विशाल बहुमत यही मानता है कि नहीं, वो 1945 वाली दुर्घटना में उनका निधन नहीं हुआ। जापान में उनका जो शहादत वाला दिवस है, शहीद दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है, लेकिन हम लोग अभी भी, हमारे देश के लोग उनकी शहादत के उपरोक्त दिन को पूरे विधि विधान से आज भी नहीं मानते। कि उनकी मान्यता है कि वो उनका शहीदी दिवस नहीं था। वो बाद में उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया, क्या नहीं आया, क्या वो सन्यास लेकर शौलमारी बाबा बन गए, या वो किसी और सिद्ध पुरुष के रूप में सामने आए, या वो साइबेरिया में रशियन कैद में मरे, जो भी हुआ वो सारी की सारी रहस्य की परतें निरंतर बनी रही हैं। और आज तक हमारी सरकार और इनके जो समर्थक थे वो भी इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जापान के रणकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं इनके नाम की, उनको भारत लाया जाए। ये साहस जुटाना बड़ा मुश्किल है कि इतनी बड़ी शख्सियत को जो उसकी शहादत का जो दिन वहाँ पर तय हो चुका है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो मित्रों, जाकर भी ये अमर हैं, इस सृष्टि में वो आज नहीं हैं। ये बात अब धीरे धीरे तार्किक आधार पर मानी जाने लगी है। उनकी ज़िंदगी से जुड़े, उनके गायब होने से जुड़े दस्तावेज़ दशकों तक गुप्त रखे गए। सरकार ने भी उनको इस साहस नहीं, किसी सरकार ने जुटाया कि उन सारे दस्तावेज़ों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए। लेकिन जब दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के साथ धीरे धीरे उन सारे गुप्त रहस्यों से पर्दा उठने लगा, तो उसके बाद भी लोगों को लगा नहीं, अभी बहुत कुछ है। ये आदमी इतनी जल्दी जाने वाला, इस तरह से जाने वाला व्यक्ति ये नहीं था। बहुत जांच कमीशन बैठे। मित्रों, कभी हुआ है किसी भी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु या उसके अंत के कारणों की जांच या परिस्थितियों की जांच करने के लिए या पुष्टि करने के लिए 4 आयोग बैठे? और ये हुआ इस मामले में। और इतने आयोगों की रिपोर्ट आने के बाद भी हमारा जनमानस, विशाल जनमानस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मित्रों, ऐसी महान शख्सियतें किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र की ज़िंदगी में बहुत कम आती हैं जिनको इस शिद्दत के साथ याद किया जाए। और ऐसी शख्सियत को आज पराक्रम दिवस के अवसर पर पूरा का पूरा देश नतमस्तक होकर याद कर रहा है कि हम इनकी ज़िंदगी से एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़े। शुक्रिया दोस्तों।